नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग D++B के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट शब्द है नम विसर्ग ते। क्या हो जाएगा? नम विसर्ग ते। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, नमस्ते का सही संधि विच्छेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशातीत में कौन सा समास है। तो आशातीत में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। तो हर विकल्प को अच्छे से देखना है, क्योंकि एक ही प्रश्न में चार चार प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। ठीक है। घर घर, घर ही घर। अव्ययी भाव समास, अजानु, जानुओं तक। ठीक है। जानू होते हैं घुटनों, यहाँ पर घुटनों को ही विरक्त में रखना था, तो गलती से तक भी हो गया, तो इग्नोर करना इस चीज़ को। अजानु, जानुओं तक, अव्ययी भाव समास। वाचस्पति, वाच क्या होता है? वाणी, वाणी का पति। संबंध तत्पुरुष, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, द्वंद्व समास। ठीक है। तो जो ऑप्शन सही नहीं है उसको आपने चुनना है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है उसमें घर घर का जो समास विग्रह किया गया है, घर ही घर, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अव्ययी भाव समास है, ठीक है ये, लेकिन इसका जो समास विग्रह है वो घर घर नहीं, प्रत्येक घर, हर घर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव शब्द का आपको विकल्प चुनना है। सबसे पहले है भ्रमर। तो सभी को पता है भ्रमर क्या है? तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव पूछा जाए तो भौरा हो जाएगा। व्याघ्र, व्याघ्र क्या होता है? बाघ होता है। व्याघ्र एक तत्सम शब्द है, तद्भव हो जाएगा वाघ। क्षीर, क्षीर क्या है? ये भी तत्सम है, और तद्भव की बात करें तो खीर हो जाएगा। लेकिन जो कोयल शब्द है ये एक तद्भव शब्द है, अगर इसका तत्सम पूछा जाए तो कोकिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोकिल हो जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नया का तत्सम रूप क्या होगा। तो नया का जो तत्सम रूप होता है वो नव्य होता है। क्या होता है? नव्य होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो कौन सा युग्म अशुद्ध है? आकाश, पहला ऑप्शन है आकाश। आकाश का पर्यायवाची पुष्कर होता है, बिल्कुल होता है, ध्यान रखना है, याद भी रखना है। कमल, कमल का पर्यायवाची ताम्रस होता है। ठीक है। यमुना, यान्वी। कामदेव, मनोभाव, मनोभाव। ठीक है, तो कामदेव का मनोभाव भी होता है, कमल का ताम्रस भी होता है, आकाश का पुष्कर भी होता है, लेकिन यमुना का यान्वी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यमुना का अगर तो सूर्यपुत्री आता, सूर्यजा आता, सूर्यसुता आता, यमुना आता तो ठीक होता, लेकिन यान्वी नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा आपको पता ही है कि क्या होती हैं। जो भाव होता है, जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं। ठीक है। तीक्ष्णता, क्रोध, पराया, निर्बलता। ठीक है, तो तीक्ष्णता क्या है? एक भाव है। क्रोध एक भाव है। निर्बलता एक भाव है, लेकिन पराया एक भाव नहीं है। तो पराया क्या है? एक विशेषण है। वो मेरा अपना है, वो मेरा पराया है, क्या है? एक विशेषण है। तो ध्यान रखना है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। चढ़ान, चढ़ाई से चढ़ान। ठीक है। बैठा, कमसिन, ठकुराई। तो चढ़ान में प्रत्यय है,
बैठा में प्रत्यय है, ठकुराई में प्रत्यय है, लेकिन कम सिन में प्रत्यय नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी मूल शब्द नहीं है। कम सिन का जो अर्थ होता है हम नाजुक कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कम सिन में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। तो लोकोक्ति क्या है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो सही अर्थ इसका क्या होगा? अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। मनचाही बात हो जाना। यहाँ मालिक मूर्ख को वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता। जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता। शारीरिक बल और बुद्धि के बीच बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वही इसका सही अर्थ है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं बात कर रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ। मैं अगर सामने वाले यानी कि आपसे बात कर रही हूँ, आप मध्यम पुरुष हो। हम किसी तीसरे की बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष हो जाएगा। तो तुम मतलब तुम हो गए, हमारे, वे, यह, तो वे, यह, तुम, ये तो उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। उत्तम पुरुष का माना है तो हमारे, मैं कहती हूँ कि हमारे घर में, तो मैं बोल रही हूँ, तो इसका मतलब हमारे यहाँ क्या है? उत्तम पुरुष है, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? श्रवणीय शब्द में तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अनीय प्रत्यय। एक एक चीज को ध्यान रखना है, अनीय प्रत्यय आता है श्रवणीय शब्द में। नेक्स्ट है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। तो किस में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अभी अभी हमने बात कर ली है, सीधा सा ही आंसर हमारे सामने है। पचरंगा में उपसर्ग है, नगण्य में उपसर्ग है, सजीव में उपसर्ग है, लेकिन श्रवणीय में क्या है? अनीय प्रत्यय है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। विधानवाचक, विधिवाचक वाक्य भी आप कह सकते हैं। यह राम नहीं है, राम, राम का मकान उधर है। क्या उसने काम कर लिया? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया, निषेध हो गया, ठीक है। जापान एक देश है, तो ये क्या है? विधिवाचक वाक्य है, जिसमें सिंपल सी एक जानकारी, साधारण रूप से एक जानकारी दी जाती है कि जापान एक देश है, राधा मेरी सहेली है, गाय दूध देती है। तो ये विधिवाचक वाक्य हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी थोड़ा गलत लग गया है, ध्यान रखना है। तो जापान एक देश है एक विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अब मध्यम पुरुष की बात आ गई, जिसके साथ उत्तम पुरुष बात करता है। आप, मैं यहाँ बैठी हूँ, बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। जहाँ मेरे सामने कोई बैठा है, मैं उससे आप कह के बात कर रही हूँ, तो वो क्या है? मध्यम पुरुष है। वह तो हम किसी तीसरे को कहते हैं ना। मेरे, मैं कह रही हूँ, उत्तम पुरुष हो गया, उसकी अन्य पुरुष हो गया। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष आप हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसका अभेद है? जातिवाचक संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर जो दाल शब्द है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। परिवार क्या है? समूह है। सेना समूह है। फूल में जातिवाचक संज्ञा है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो आपको पता है कि जो मिश्र वाक्य होता है, ठीक है, उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और
आश्रित उपवाक्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान होगा कि वाक्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं उसमें एक आकांक्षा होता है, जिसमें हमें कुछ वाक्य बोलने के बाद कुछ आकांक्षा रह जाती है, इच्छा जानने की रह जाती है। जैसे संदीप मुझसे कहता है, तो हमें इच्छा सी हो रही है ना कि क्या कहता है, तो क्या कहता है कि मेरे घर आओ, ठीक है। तो ये किस वाक्य का उदाहरण है? ये मिश्र वाक्य का। इसमें कोई संकेत नहीं मिल रहा, सरल वाक्य नहीं है, ठीक है, और कोई संयुक्त वाक्य भी नहीं है। जो संयुक्त वाक्य होते हैं दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, उनका अपना अपना अस्तित्व होता है। तो ये किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद पूछे गए हैं, अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 11 इसके भेद हैं, लेकिन अगर हरदेव बाहरी की बुक को आप देखोगे शब्द अर्थ प्रयोग को, तो उसमें 13 भेद दे रखे हैं। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही ऑप्शन दे रखे हैं और इसको 11 को ही सही मान रखा है। और गूगल पर भी देखेंगे तो 11 आते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है हेतु हेतु मद भविष्य का वाक्य है। तो हेतु मद भविष्य का भविष्य काल का वाक्य आपने चुनना है। सबसे पहला वाक्य है, वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है, मैं पढ़ूंगा और वह भी पढ़ेगा। संभवतः रमेश कल आएगा, वह कल घर पर नहीं होगा, ठीक है। तो हेतु मद का जो मतलब वाक्य होता है, एक भूतकाल में होता है, एक भविष्य काल में होता है। जो भूतकाल में वाक्य होता है उसमें ऐसी स्थिति होती है कि मतलब हम उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन भविष्य काल में काम होने की संभावना होती है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वो आ भी जाएगा, और जो कह रहा है कि मैं जाऊं तो वो चला भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हेतु मद भविष्य काल का जो वाक्य है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वह आए तो मैं जाऊं। पितृण किस प्रकार की संधि है? पितृण, पितृ ऋण, तो किस प्रकार की संधि हो गई? पितृ ऋण। तो इसमें दीर्घ संधि आ जाएगी, ठीक है। संधि विच्छेद भी ध्यान रखना है, पितृ ऋण दीर्घ संधि। आगे है पश्च स्वर। तो आपको पता है कि जीवा की आकृति के आधार पर उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं उन्हें पश्च स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर 3 भागों में बांटा हुआ है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो यहाँ पर पश्च स्वर पूछा गया है। मध्य स्वर तो एक ही होता है, आपको पता है कि ए होता है जो मध्य स्वर में आ जाता है। अग्र स्वर में ए हो जाता है और ई इसके अलावा री आ जाती है, ठीक है। छोटी ई, बड़ी ई, ए, बड़ी ए और री आ जाती है, ये होते हैं अग्र स्वर, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है पश्च स्वर। तो ए हो गया मध्य स्वर, ए हो गई अग्र स्वर, ई हो गई अग्र स्वर, तो रह गया पश्च स्वर ओ, ठीक है, ओ। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? एक आ होता है, एक ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ठीक है, ओ आ जाता है, औ आ जाता है, और आगत स्वर जिसे कहते हैं ओ आ जाता है। तो ये सारे ही क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय जीव का पिछला हिस्सा काम करता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मूर्धन्य, अल्प प्राण, सघोष और अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो 4 वर्ण हैं आपके पास, इनमें से आपसे पूछा गया है कि ऐसा वर्ण कौन सा है जो मूर्धन्य भी हो, अल्प प्राण हो, सघोष हो, अनुनासिक हो, तो कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं अनुनासिक की। तो ये सारे ही वर्ण पंचम अक्षर हैं, अनुनासिक हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बारी सघोष की, ठीक है। तो सघोष कौन से वर्ण होते हैं? वो आपको पता ही है कि जो अघोष होते हैं वो कौन से होते हैं, और जो सघोष होते हैं वो कौन से होते हैं। एक मिनट।
तो आपने देखना है कि ये अनुनासिक तो हो गए, ठीक है। अब सह घोष कौन कौन से होते हैं? जो सह घोष होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होते हैं। तो ये सारे ही पांचों हैं, इसका मतलब ये सह घोष भी हैं। उसके बाद आता है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कौन से वर्ण होते हैं? आपको पता है कि अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं। जो सह घोष होते हैं वो तीसरा, चौथा, पांचवा होते हैं, और जो अल्प प्राण होते हैं वो पहला, तीसरा, पांचवा होते हैं। जो महाप्राण होते हैं वो दूसरा, चौथा होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो अ घोष होते हैं वो कौन से होते हैं? पहला और दूसरा होते हैं, ठीक है। तो अब ये अनुनासिक भी हैं, सहघोष भी हैं और अल्प प्राण भी हैं, क्योंकि इसमें ये सारे क्या हैं? पांचवा वर्ण है, पंचमाक्षर है, अनुनासिक हैं, ठीक है। अब देखना है जो मूर्धन्य है, जो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं वो ही डिसाइड करेंगी कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो जो ट वर्ग होता है वो होता है मूर्धन्य ध्वनियाँ। ट वर्ग होता है वो आता है मूर्धन्य ध्वनियों में। इसके अलावा रे आ जाता है, ठीक है, और शय आ जाता है, रे आ जाता है, शय आ जाता है। तो ये सारे क्या हैं? मूर्धन्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखना है कि मूर्धन्य ध्वनियाँ किस वर्ण कौन सा वर्ण है जो मूर्धन्य है। तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, तो कौन सा आता है? ण आ गया। तो ये हो गया ट वर्ग से। इसका मतलब सही ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। बाकी तीनों क्या है? अगर तीनों में से ये पूछा जाए कि ये अल्प प्राण हैं, सहघोष हैं, तो अनुनासिक हैं, तो तीनों ये चीज़ें हैं। लेकिन जो नहीं है वो क्या नहीं है? ये मूर्धन्य केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा वी धन अर्थ। क्या होगा? वी धन अर्थ हो जाएगा व्यर्थ का संधि विच्छेद। और संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि, ठीक है। यण संधि का ये उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? मानक वर्तनी पूछी गई है संबंध शब्द की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता? विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता? क्रिया, लिंग, वचन या विशेष्य। लिंग, वचन, विशेष्य बताना आवश्यक होता है, लेकिन क्रिया बताना कोई आवश्यक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? तो कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? सबसे पहले है अथक, अथक, अकथ। अथक मतलब बिना थके, ठीक है। अकथ जो कहा ना जा सके, ठीक है। अंश, अंश, अंश क्या होता है? हिस्सा ही होता है, और अंश होता है कंधा, ठीक है। अगला आ गया टुक, टूक। उसके बाद है दंश, दश। दंश डंक होता है, दश दस होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। टुक का जो अर्थ होता है थोड़ा सा होता है, ज़रा सा होता है, ठीक है। और टूक का अर्थ होता है टुकड़ा। टूक दूसरे नंबर पे है तो टुकड़ा यहाँ आना चाहिए था। ये फटा हुआ इसका अर्थ नहीं होता। टुक का अर्थ होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हमारे प्रश्न, ठीक है। तुम जाओ और खाना बनाओ वाक्य कौन सा है? वाक्य का प्रकार पूछा है। तुम जाओ और खाना बनाओ, तो इसमें आज्ञा दी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? अनेकार्थी नहीं है, जिसके अनेक अर्थ नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अंक अनेकार्थी है, ठीक है। अंक अनेकार्थी है, मान अनेकार्थी है, पत्र अनेकार्थी है, लेकिन आयु अनेकार्थी शब्द नहीं है। एकार्थी शब्द है। एकार्थी शब्द भी आजकल पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है चुप, जुबान मत चलाओ। वाक्य में चुप क्या है? तो चुप इसमें क्या दे रखा है? यहाँ पर चुप क्या है? तिरस्कार बोधक शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वंदवाचक वाला वाक्य कौन सा है? स्वंदवाचक, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? ऐसा न हो कोई आ जाए। तुम क्या खरीद रहे हो? यह कोई काम नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि संबंधवाचक में संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वह कौन है जो पढ़ा है, वह और जो एक ही हैं, दोनों में संबंध है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, जो पढ़ा है। वह कौन है जो पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, संबंधवाचक वाक्य का ये उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है, महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और किसी प्रश्न में डाउट लगे तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।